हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बिल्कुल ठीक सर। चलिए, आज के टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा था और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। चलिए, तो सबसे पहला जो टर्म आज की क्लास का है वो है एसेट। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब अगर हम बोलेंगे कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है। बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एसेट का क्या मतलब होता है प्रॉपर्टी। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, अगर हमने कोई बिजनेस में बिल्डिंग खरीदी है वो हो गया। टेबल खरीदा है, चेयर खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है। हाँ सर, इसी को एसेट बोलते हैं। मशीनरी हो गया, ये सब क्या है? ये सब एसेट है। ठीक है, तो एसेट का सिंपली मतलब होता है प्रॉपर्टी। हम जो आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि मेरे पास इतनी की प्रॉपर्टी है, सेम बिजनेस में भी प्रॉपर्टी होती है, बट हम उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, टाइप ऑफ एसेट। टाइप ऑफ एसेट। जो एसेट्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं हमारे? जो एसेट्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा चलते हैं, जिनकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा की होती है। जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया। हम बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर खरीद के लाते हैं तो 1 साल से ज़्यादा चलता है आपका। कोई लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी एसेट आपका जो 1 साल से ज़्यादा चले। मशीनरी खरीद के ले आए, मशीन खरीद के ले आए, तो जो भी एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा बिजनेस में यूज होगी, वो सब आपके नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स क्या हुए? जो कि विथ इन अ ईयर, विथ इन ईयर यूज हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे करंट एसेट। ठीक है, विथ इन अ ईयर जो यूज हो जाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। ठीक है जी, ठीक है सर। फिक्टिशियस एसेट, ये क्या होता है? ये बेसिकली आपका कोई एसेट नहीं होता है, बट इसको एसेट में दिखाते हैं। अब इसका रीज़न ये है, इसमें आपका बेसिकली एक ही जो एक्सपेंस है वो कवर होता है, वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हम जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो हमने कर दिया, बट अब उसका फ़ायदा हमें कब मिलेगा वो हमें नहीं मालूम होता। वो हो सकता है कि तुरंत मिल जाए, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले। इसीलिए जो एक्सपेंडिचर से ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको हम एसेट बना देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अदर क्लासिफिकेशन, दूसरे टाइप में अगर क्लासिफिकेशन में जाए तो उसमें आता है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जिन भी एसेट्स को हम टच कर पाएंगे वो टेंजिबल एसेट्स होंगे, जैसे कार हो गया, लैपटॉप, फर्नीचर, मशीनरी, जिनको हम छू के देख सकते हैं, वो टेंजिबल में आ गए। इंटेंजिबल में आपके आ जाते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, जिनको हम टच नहीं कर सकते। आपने पेप्सी की बोतल पे देखा होगा, एक बॉल टाइप का एक लोगो होता है। क्या है ये? क्या है? ये भी एक एसेट है। अगर वो लोगो अगर मैं सेल करने जाऊं तो उसके बदले में मार्केट से मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। पेप्सी अगर वो जाके मार्केट में सेल करती है उस लोगो को, तो उसके बदले उसको बहुत पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उसका एक ब्रांड बन गया है। देखते ही लोग पहचान जाते हैं, हाँ भाई ये पेप्सी है, पेप्सी की बोतल है। ठीक है, तो जिनको हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल एसेट, जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, ठीक है सर। अब नॉन करंट एसेट में ही एक आपका आता है फिक्स एसेट।
फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का वही मतलब है आपका कि जो भी एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, इसके अंदर बिल्डिंग आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, ये सब इस टाइप के जो भी एसेट्स हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं बिजनेस में, उनको हम फिक्स एसेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। रिसिप्ट, रिसिप्ट का क्या मतलब है सर? रिसिप्ट का मतलब है हम हम अगर कुछ सेल कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिला। ठीक है, रिसिप्ट का क्या मतलब है? कैश रिसिप्ट। ठीक है, दो टाइप के रिसिप्ट होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। जो भी हम सामान सेल कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ, जो भी हम सामान बेचकर या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर कर उसके बदले में जो भी हमें पैसा मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि मैं, मेरा जो बिजनेस है उसमें मैं अपने गुड्स को सेल कर रहा हूँ, उसके बदले जो मुझे कैश मिलेगा उसको मैं कहाँ क्लासीफाई करूँगा, किस टाइप के रिसिप्ट है वो? रेवेन्यू रिसिप्ट। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बदले में मुझे फीस मिल रही है, तो उस फीस को मैं कहाँ क्लासीफाई करूँगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। किस टाइप का रिसिप्ट है ये? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ठीक है सर। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जो कि अदर देन रेवेन्यू होते हैं। जैसे कि मेरे पास फिक्स एसेट्स है, मैंने उनको सेल कर दिया, तो उससे जो पैसा मुझे मिलेगा उसको मैं किस नेचर का बोलूँगा? कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बच्चों से जो मुझे फीस मिल रही है वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। अब जिस टेबल पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा फिक्स एसेट है। अब मान लीजिए मैं इसको बेच देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको बेच देता हूँ, इसके बदले जो मुझे पैसा मिलेगा उसको मैं कहाँ क्लासीफाई करूँगा? कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है, ठीक है सर। कैपिटल रिसिप्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल टेबल, मैं टीचर हूँ, अपनी सर्विसेज दे के मुझे जो फीस मिल रही है वो रेवेन्यू, और अगर मैंने जिस पर पढ़ा रहा हूँ वो टेबल सोल्ड कर दिया तो उससे रिलेटेड जो, उसको बेचकर जो रिसिप्ट मिलेगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा फिक्स एसेट है। ठीक है, ठीक है सर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है जी? एक्सपेंडिचर का सर मतलब होता है खर्चा। अकाउंट्स में 3 टाइप के खर्चे बोले गए हैं, पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला जो खर्चा है पहले पढ़ लेते हैं क्या मतलब निकलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है अमाउंट स्पेंड और लिएबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू, टेकन टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी मैं सर्विसेज लूंगा, जो भी मैं सर्विसेज लूंगा या फिर परचेज करूंगा सामान, वो हो गया मेरे क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि अब मैं दोनों टाइप से आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी मैं क्या करता हूँ, क्लोथ्स में डील करता हूँ, मान लीजिए कपड़े सेल परचेज करता हूँ, तो मैं, मेरा अल्टीमेट रेवेन्यू कैसे आएगा? मैं जो कपड़े लेके आया हूँ उसको सेल करूँगा, उसके बदले जो पैसा मिलेगा उसमें से खर्चे माइनस करूँगा, और जो बचेगा वो मेरा क्या बनेगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो जो सेल करना है मुझे, जो कपड़े मैं सेल कर रहा हूँ उसके लिए मुझे परचेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, परचेज करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ सर्विसेज भी अवेल करनी पड़ेगी, कुछ सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो एक तो हो गया कि सामान खरीदना पड़ेगा,
अब मैं मेरे पास जो भी कपड़े मैं सेल करूंगा उसके लिए मुझे कपड़े खरीद के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो परचेज कर रहा हूँ इसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लस जो इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी इस रेवेन्यू को अर्न करने में जो हेल्प करेगी, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, ठीक है। अगर मैंने ऑफिस बॉय रखा हुआ है, ये किसी ऑफिस बॉय को रखा हुआ है उसकी सैलरी, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ठीक है सर। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब है, जब भी मैं कोई फिक्स एसेट खरीदूंगा, उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ मान लीजिए, तो मुझे क्या क्या सेटअप चाहिए पढ़ाने के लिए, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाना है तो टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, लाइट, कैमरा, ये सब मेरे क्या है, फिक्स एसेट है। तो इन पे जो मैं खर्चा करूंगा वो किस टाइप के होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अब इसी केस में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा इससे रिलेटेड वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरनेट का बिल आ गया वो हो गया आपका, जो पेपर लगेंगे प्रिंट आउट वगैरह के वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड टाइप का जो खर्चा आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, बट हम इसको एक साल से ज़्यादा कैरी करते हैं अपने बैलेंस शीट में, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। अब रिटर्न ऑफ का क्या मतलब होता है आगे समझेंगे, अभी के लिए होल्ड पे रखिए इसको, ठीक है। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का भी मतलब खर्चा होता है, बट ये बात करता है सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है वो सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे, जैसे कि सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, डेप्रीशिएशन, ईटीसी। डेप्रीशिएशन को अभी होल्ड पे रखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये आपका। तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो एक्सपेंसेस का मतलब ही होता है सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई बोले कि कितना खर्चा है, उसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अदरवाइज वो क्या बोलेगा, एक्सपेंडिचर बोलेगा कि ये तुम्हारा कितना एक्सपेंडिचर है। अगर वो एक्सपेंडिचर बोलेगा तो उसका मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ एक्सपेंस बोलता है तो एक्सपेंस के केस में वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए। रेवेन्यू रेवेन्यू का क्या मतलब है सर, मान लीजिए पेन है, अब मुझे इस पेन को बेचना है। इसको बेचकर मुझे जितना पैसा मिलेगा, इस पेन को बेचकर जितना पैसा मुझे मिलेगा उसको ही रेवेन्यू बोलते हैं। अब मान लीजिए इसको बनाने में मुझे 50 रुपये लगे, अब इसके बदले मुझे 40 रुपये मिले या 100 रुपये मिले, तो जितना भी मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या लिखा है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो मतलब आना होता है, इनफ्लो का क्या मतलब होता है, आना होता है कैश। रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड का मतलब कैश मिल गया है या फिर रिसीव होने वाला है। रिसीवेबल अदर देन कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मल, जो मेरा मेन बिजनेस है उसमें जो मेरे आइटम है या सर्विसेज है, उसको गुड्स को सोल्ड करके या अपनी सर्विसेज परफॉर्म करके, उसके बदले मुझे जो भी मिल रहा है, चाहे कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, उसको मैं रेवेन्यू बोलूँगा, ठीक है। ठीक है सर, चलिए। प्रॉफिट प्रॉफिट का क्या मतलब है, अरे प्रॉफिट तो सर हमें बहुत पता है क्या होता है। जितना हमारे पास पैसा, हमने जितना कितने का सेल किया उसमें से अब खर्चा माइनस कर देंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा। वेरी गुड।
वेरी गुड। प्रॉफिट होता है आपका रेवेन्यू, किसी चीज को बेचकर मुझे कितना मिला और उसके ऊपर कितना खर्चा किया, उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब ये पेन है मान लीजिए, ठीक है। इस पेन को मान लीजिए बनाने में 50 रुपए लगा और मैं इसको 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट है सर? 50 रुपए का। वेरी गुड। अगर मैं ये पेन 50 रुपए का बना रहा हूँ और 40 रुपए में सेल कर रहा हूँ, 50 रुपए में बना कर 40 रुपए में सेल कर रहा हूँ, कम पे क्यों कर रहा हूँ? मान लो किसी भी कारण से 40 रुपए में सेल कर रहा हूँ, तो सर 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। वेरी गुड। तो आई थिंक प्रॉफिट और लॉस आपको क्लियर है, ठीक है। अगर मेरा एक्सपेंस कम है रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस ज़्यादा है रेवेन्यू कम है तो लॉस होगा, ठीक है। ठीक है सर, चलिए। लॉस क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम। जो मेरा एक्सपेंस है वो मोर देन रेवेन्यू है। रेवेन्यू है मान लीजिए 1000 रुपए और खर्चा है आपका 1500 रुपए, तो -500 रुपए। ये क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब होता है हम जो भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं परचेज। परचेज रिटर्न जो हमने सामान खरीद के वापस लौटा दिया, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। सेल्स, जो सामान मैं बेच रहा हूँ उसको सेल बोलते हैं। और अगर हमने सामान बेच दिया और सामने वाला पार्टी उसको रिटर्न कर रहा है तो उसको बोलेंगे सेल रिटर्न। जो मैंने सामान बेच दिया, मान लीजिए उसको अच्छा नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया, तो वो सेल रिटर्न हो गया। स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री का क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। मैंने क्या किया, आज कितनी तारीख है? 13 फरवरी 2023। मैं मार्केट गया। अच्छा सर, मार्केट से मैंने क्या किए, 100 पेन खरीद के ले आया। मान लीजिए 100 पेन खरीद के ले आया, सुबह सुबह गया 100 पेन खरीद के ले आया। इवनिंग तक, इवनिंग तक मैंने 80 पेन बेच दिए। 80 पेन बेच दिए, सेल कर दिए। तो मेरे पास इवनिंग में कितने पेन बचे रहे सर? 20 पेन बच गए। 100 पेन मैं खरीद के लेके आया, उसमें से 80 मैंने बेच दिए। शाम को मेरे पास कितने पेन बचे होंगे? 20। इसी को हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री किसी भी एक पार्टिकुलर डे पे देखते हैं हम, किसी भी पार्टिकुलर डे पे देखते हैं। अब ये चाहे एक दिन हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अब ये तो एक दिन की बात थी। जनवरी में, जनवरी में मान लीजिए मैंने 1000 पेन खरीदे। 1000 पेन खरीदे। 31 जनवरी तक, 31 जनवरी इवनिंग तक मैंने 900 पेन बेच दिए थे। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी शाम तक मैंने 900 पेन बेच दिए थे। कितने पेन बचे रह गए? 100 पेन बचे रह गए। कब? 31 तारीख की शाम को। तो ये क्या हो गया मेरा? 31 तारीख की शाम का स्टॉक हो गया पेन का, या फिर इन्वेंट्री हो गया। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब अब यही इन्वेंट्री, 31 तारीख की जो इन्वेंट्री है, 1 तारीख को,
1 फरवरी को, यहाँ पे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, मतलब दिन जब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं उस टाइम की इन्वेंट्री। अगले दिन जब 1 फरवरी को बिजनेस ओपन होएगा उस टाइम पे ये क्या बन जाएगी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 100 पेन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या ट्रीटमेंट होगा। चलिए, हाँ, तो 1 फरवरी को 100 पेन बचा रह गया। मैं 1 फरवरी को 500 पेन और खरीद के ले आया, और 1 फरवरी को शाम तक मैंने सेल कर दिया 450। 450 पेन सोल्ड कर दिए। अब बताइए 1 तारीख को शाम को कितने पेन बचे होंगे मेरे पास, बताइए। 2 मिनट है आपके पास, मुझे कैलकुलेट करके बताइए मेरे पास 1 फरवरी की शाम को कितने पेन बचे होंगे। 1 तारीख की सुबह मेरे पास 100 पेन थे, 1 तारीख को मैं 500 पेन और खरीद के लाया, और 1 तारीख को ही मैंने उसमें से 450 पेन बेच दिए। तो 1 तारीख की शाम तक मेरे पास कितने पेन बचे होंगे, ठीक है बताइए। 1 मिनट है आपके पास। चलिए, आंसर है आपका 100 पेन मेरे पास पहले से थे, 500 और आगे कितने हो गए, 600 पेन हो गए। 600 पेन में से मैंने 450 बेच दिए। 600 पेन मेरे पास थे 1 तारीख को, उसमें से 450 बेच दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 पेन मेरे पास शाम को 1 तारीख को बच जाएंगे। क्लियर है। स्टॉक का क्या मतलब हो गया, जो कि मेरा सामान नहीं बिका किसी पार्टिकुलर डे पे, मंथ एंड पे, किसी भी पार्टिकुलर डेट पे, तो उसी अनसोल्ड जो मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है उसी को बोलते हैं हम इन्वेंट्री। ठीक है, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो कि नहीं बिका या अनयूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किसी दिन पे किसी दिन पे जो सामान नहीं बिका या अनयूज रह गया, तो हमारे गोडाउन में होगा वो, तो गोडाउन में जो प्रोडक्ट पड़ा है उसी को ही हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जल्दी समझ में भी नहीं आता है। मुझे खुद जब मैं 11th क्लास में था, मुझे 1 महीना लग गया था ये समझने में कि होता क्या है। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स हैं वो, अभी एक और कॉन्सेप्ट आएगा, दोनों को मिला के पढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, कंफ्यूज हो जाता है। अभी मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा इसका। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर पहले पढ़ लेते हैं क्या मतलब होता है। अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। चलिए समझते हैं। एज अ टीचर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर महीने बच्चे मुझे क्या देंगे, फीस देंगे। अब इसमें कई बच्चे या कुछ बच्चे होंगे जो कि इस महीने मेरी फीस नहीं दे पाएंगे, तो क्या है, कोई बात नहीं, उनको अगले महीने के लिए बोल देंगे कि अगले महीने दे देना, अगले महीने दे देना। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम डेटर या ट्रेड रिसीवर, जिससे हमें पैसा मिलना है, जिससे हमें पैसा मिलना है। ये मान लीजिए मेरी शॉप है, और यहाँ पे ये कौन है, ये मैं हूँ। तो मेरे पास एक पर्सन आया, आके बोलता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, दे दो, मैं
3 महीने बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा। वो मुझसे 20,000 का सामान ले गया खरीद के, बोला कि मैं आपको 3 मंथ्स बाद पेमेंट कर दूंगा। 3 महीने बाद ट्रिप पे पेमेंट कर देगा, 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने इसको सामान गुड्स इसको दे दिएगा, लेकिन पैसा तो आया नहीं, तो पैसे की जगह मैं इसका नाम लिख दूंगा बुक्स में। मान लीजिए इसका नाम मिस्टर ए है, तो मैं अपनी बुक्स में इसका नाम लिख के रखूंगा कि मुझे इससे 20,000 रुपये लेने हैं। 20,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। ये आजकल नॉर्मल प्रैक्टिस है। हम जो हमारे अगल बगल दुकान होती हैं जो कि हमें जानते हैं और हम उन्हें जानते हैं, जाके नाम लिखवा के सामान ले जा जाते हैं कि हमारे अकाउंट में डाल दो, हमारे अकाउंट में लिख लो, और सामान लेके आ जाते हैं। फिर महीने का इकट्ठा उसको पेमेंट करते हैं या वीकली पेमेंट करते हैं। तो क्या है, वो क्या है, हम उसके लिए डेटर हैं, हमसे उसको पैसा मिलना है। तो हमारी वो अपनी बुक्स में क्या करता है, हमारा नाम लिख के रखता है कि उससे इतने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो डेटर का क्या मतलब है, जिससे पैसा लेना है हमें। हमने उसको कोई सामान बेचा या सर्विसेज प्रोवाइड करी और बदले में उससे पैसा लेना है। उसने पैसा तुरंत नहीं दिया, कुछ टाइम बाद दे देगा वो, तो हमें उसे से पैसा लेना है। तो उसी को बोलते हैं डेटर या ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ठीक है सर। ट्रेड पेबल ये क्या है सर, क्रेडिटर। ये कौन है सर, आप ही होगे, और कौन होएगा। मैंने क्या किया, एक दुकान पे गया, आधे रास्ते में रुका था, दुकान पे गया और उससे सामान परचेज परचेज करके ले आया। कितने का, 20,000 का। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तुरंत इसको पैसे दे दो, बट पैसे मेरे पास थे नहीं। मैंने उसको बोला अभी पैसे नहीं है, 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। वो बोला ठीक है सर, बाद में पैसे दे देना। मैं उससे क्रेडिट पे पैसा ले आया, क्रेडिट परचेज पे, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट परचेज करके ले आया और उसको बोला कि मैं आपको अब पेमेंट 2 महीने बाद पे कर दूंगा। तो मैं अभी परचेज करके आया हूँ, मैं अपनी बुक्स में इसका नाम लिख के रखूंगा, मिस्टर बी है, कि मैंने मुझे इसको 20,000 रुपये देने हैं। सामान खरीद के लाया हूँ और मुझे इसको 20,000 रुपये देने हैं, तो इसको बोलते हैं क्रेडिटर। जिससे मैं परचेज करके आया और मुझे जिसको पैसा देना है, वो मेरे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। और जिसको मैंने सेल करी और उससे पैसा लेना है, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। अब दोनों को एक ही इमेज से समझते हैं, दोनों को एक ही इमेज से समझते हैं। मैंने मिस्टर ए से परचेज किया, 20,000 क्रेडिट पे, अभी उसको पैसे नहीं दिए। किसकी नज़रों से देख रहे हैं, मेरी नज़रों से, मेरी नज़रों से। मैं मिस्टर ए के पास गया, उससे परचेज करके ले आया, पैसे नहीं दिए अभी, ठीक है। तो मैं अपनी बुक्स में मिस्टर ए का नाम लिख दूंगा कि मुझे इसको 20,000 रुपये देने हैं। फिर मैंने मिस्टर सी को सेल कर दिया गुड्स 30,000 का, बट उसने अभी मुझे पैसे नहीं दिए, कैश अभी नहीं दिया। उसने बोला कि 3 महीने बाद दूंगा। तो मिस्टर बी से मुझे पैसे लेने हैं, 30,000 रुपये
लेने हैं। मिस्टर बी से 30,000 लेने हैं, तो ये मेरा क्या बन गया, डेटर। और इसको पैसे देने हैं, ये क्या बन गया मेरा, क्रेडिटर। ठीक है, क्लियर है। जिससे मुझे पैसा लेना है वो मेरा डेटर, जिसको पैसे देने हैं वो मेरा क्रेडिटर। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। डिस्काउंट, आई थिंक मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट के लिए तो इंडियंस हम खुद जाने जाते हैं। बिना डिस्काउंट के तो कोई सामान लेके नहीं आता घर पे हम, हैं। डिस्काउंट होता है आपका, जो भी सेलर बेच रहा है उससे कम प्राइस में उससे सामान लेके आना। जैसे कि दिल्ली में एक मार्केट है आपका पालिका, आप वहाँ पे चले जाइए, कोई ये सामान बोलिए, सीधा वो छूटते ही 5,000 बोलेंगे, 5 या 6 हज़ार रुपये। और कम होते होते 500 पे आ जाएंगे, कम होते होते 500 पे आ जाएंगे। बट कभी भी आप वहाँ जाओ तो अकेले मत जाना, 3 4 के ग्रुप में जाना शॉपिंग के लिए, वरना आपको लेना ही पड़ेगा सामान एक बार देख लिया तो। तो डिस्काउंट क्या होता है, जो सेलर बेच रहा है जिस प्राइस से, उससे कम प्राइस पे हम जो सामान लेके आ जाते हैं, जो बीच का डिफरेंस है वो डिस्काउंट हो गया। जैसे 100 रुपये में सेलर बेच रहा था, हम उससे 80 रुपये में खरीद के ले आए, 80 रुपये में खरीद के ले आए, तो 20 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ठीक है सर। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। मैं गया मार्केट में और बहुत सारा सामान खरीद के ले आया, बहुत सारा सामान खरीद के ले आया लॉट में, तो उस केस में सेलर खुश हो जाता है और फिर वो मुझे डिस्काउंट देता है। उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता हूँ, बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदता हूँ, तो उस पर जो डिस्काउंट मिलता है, जो सेलर मुझे डिस्काउंट देगा, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अगर मैं कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब मैं अपनी पेमेंट का टाइमली पेमेंट करता हूँ। टाइमली अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ तो उस केस में भी सेलर कैश डिस्काउंट देता है। जैसे कि एक सेलर ने बोला कि अगर आप 1 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे, जो आप, सेलर ने बोला कि 1 महीने के अंदर अगर आप पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 3% का डिस्काउंट दूंगा। 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे तो 1% का डिस्काउंट दूंगा। अगर मैं 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दूंगा तो मुझे 3% का डिस्काउंट दे देगा। 2 महीने बाद, विद इन 2 मंथ्स कर दूंगा तो 1% का, उसके बाद पेमेंट करूंगा तो कोई डिस्काउंट नहीं देगा। तो जो पेमेंट के टाइम पे अगर मैं अगर टाइमली पेमेंट कर रहा हूँ, उस टाइम पे मुझे कोई डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है सर। बैड डेट, ये क्या होता है सर, बैड डेट ये क्या होता है सर। डेट नॉट रिकवेबल। मान लीजिए, मान लीजिए ये कौन है, अरे सर आप ही हो ये तो। मैंने क्या किया, सामान सेल किया, इसके बदले मुझे कैश मिल जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्रेडिट पे मैंने अगर सामान बेच दिया किसी को, जो कि बोल रहा है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कुछ एक आध महीने बाद या कुछ टाइम बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा, मैंने खुशी खुशी में सेल कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, कर देगा, कोई बात नहीं। मैंने इसको सामान बेच दिया 10,000 का। अब मैं इसके पास गया पैसे मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए इसने क्या किया, बंदूक निकाल ली, कहा कोई पैसे नहीं है मेरे पास, चले जाओ वरना गोली से मार दूंगा। अब मैं क्या करूँ, जान प्यारी है। वापस आ गया, मैं कहा इससे तो पैसे मिलने से रही है, तो देगा नहीं। तो मैं इसको, जो पैसे मेरे डूब गए, जो कि अब वापस नहीं मिल रहे, उसको बोलते हैं बैड डेट। ये मेरा एक लॉस होता है। ये क्या होता है,
ये एक मेरा लॉस होता है। जो पैसे मुझे मिलने थे लेकिन अब मिल नहीं पाएंगे, जो भी रीज़न हो, जो भी रीज़न हो, चाहे वो दिवालिया हो गया या डरा रहा है, धमका रहा है, मतलब किसी भी टाइप से उसे पैसे नहीं मिलने वाले अब मुझे, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, वो अमाउंट जो मैं उसे अब रिकवर नहीं कर सकता, जो मैंने सामान उसको बेचा है। ठीक है जी सर। अब आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट समझ में आ गया? बिल्कुल सर। फिक्स एसेट, जी सर, फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, 1 साल से ज़्यादा बिजनेस में यूज़ होते हैं। अब मुझे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक कार है, एक कार है जो कि शोरूम में खड़ी है। शोरूम में हम कार लेने जाते हैं, तो मान लीजिए 6 लाख की गाड़ी है वो। ठीक है, हमने गाड़ी खरीद ली और शोरूम से बाहर लेके आ गए उसको। क्या अब भी वो गाड़ी 6 लाख की अगर मैं उस टाइम पे भी सेल करूं, तो क्या वो 6 लाख में बिक जाएगी? आंसर इज नहीं बिकेगी। क्यों? उसकी वैल्यू कम हो गई। उसकी वैल्यू कम हो गई, चाहे मैंने उसको चलाया नहीं है, बस जस्ट शोरूम से बाहर निकाला है, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो डेप्रिसिएशन यही है, जो फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आई उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो मेरा एसेट है उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? हम उसको यूज़ किए जा रहे हैं। अब कोई भी एसेट हम यूज़ करेंगे तो उसकी लाइफ, हर एसेट की लाइफ है धीरे धीरे ख़त्म होती है, वैल्यू भी कम होती जाती है हर साल। फिक्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ऑब्सोलेंस, इसका क्या मतलब है? आउटडेटेड, आउटडेटेड। आज जो कि आजकल आप देख सकते हैं मोबाइल इंडस्ट्री में खूब चल रहा है। आप कोई भी मोबाइल खरीदिए, 1 साल बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा। आप देखोगे सीधा पाँच, अगर आप 20 हज़ार का फ़ोन ले रहे हो, अगले साल देखोगे वो 15 हज़ार में मिलने लगता है, उसके अगले साल देखोगे 12 हज़ार का। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल इंडस्ट्री हमारी है बहुत तेज़ी से चेंज होती है, उसमें मोबाइल मोबाइल फ़ोन ऐसे आ रहे हैं पूछो मत आप। तो उनकी जो वैल्यू है एकदम से कम हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है, उसको बोलते हैं कि वो आउटडेटेड हो गई हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो हमारा एसेट है उसकी वैल्यू में डिक्रीज ड्यू टू इट्स यूज़, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एक माइनिंग है, माइनिंग क्या, जो खदानें होती है उसमें से हम खुदाई कर करके कोयला या जो भी मिनरल है निकालते रहते हैं। तो जब हम उसका मिनरल निकाल रहे हैं तो टाइम उसके जितना निकालते जा रहे हैं उसकी वैल्यू कम होती जा रही है उस माइन की। ठीक है, फ्लिक्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ कोई भी एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। ऑब्सोलेंस, जैसे मोबाइल हो गया आपका, जो आप आज मोबाइल खरीद रहे हो सकता है 3 महीने बाद उसकी कीमत 20% 30% कम हो जाए। ठीक है जी सर। नेक्स्ट है सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है वो पर्सन जो कि अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकता है, पे करने में सक्षम है, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और इंसॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो अपनी, जो उसकी लायबिलिटीज हैं वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, दिवालिया हो गया है, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, ठीक है, जो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाने में सक्षम है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, अब उसके पास से कुछ नहीं मिलना। सॉल्वेंट देख लेते हैं, अब पर्सन और एंटाइटी, ये सॉरी उल्टा हो गया ये, यहाँ पे आप लिख लीजिए इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, और यहाँ पे इसको काट के सॉल्वेंट। अ पर्सन और एंटाइटी अनेबल टू पे
हिज इट्स डेट, अपनी लेबिलिटीज को पे ऑफ करने में सक्षम नहीं है, नहीं पे कर पा रहा है वो, तो उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया हो गया वो। सॉल्वेंट का मतलब है अ पर्सन और एंटिटी हु इज पोजीशन टू पे ऑफ हिज लेबिलिटी, जो अपनी लेबिलिटीज पे ऑफ कर पा रहा है, करने में सक्षम है, उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। तो आप अगर बिजनेस करना है आपको, तो किस पर्सन के साथ करोगे, जो कि इंसॉल्वेंट है या सॉल्वेंट है? जो जिसको आपने सामान बेच दिया लेकिन वो आपको पैसे नहीं दे पा रहा है, आप उसके साथ बिजनेस करोगे? नहीं सर, नहीं करेंगे सर। ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब जो पैसे नहीं दे पा रहा है, और सॉल्वेंट का मतलब जो हमारे पैसे पे कर कर सकता है, एबिलिटी है उसकी। ठीक है। अब जो हम 11th और 12th में पढ़ने जा रहे हैं, कितने टाइप के बिजनेस फॉर्म को हम पढ़ेंगे? 11th क्लास में हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, 12th क्लास में पढ़ेंगे पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन में कैसे अकाउंटिंग होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप है जैसे कि किसी पर्सन ने अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, तीन चार बंदे मिलके, तीन चार पर्सन मिलके एक साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। और कॉरपोरेशन जो होता है, इसका एक अलग प्रोसेस है, ये बनता है एज पर एक कंपनीज एक्ट करके है, लॉ है। कंपनीज एक्ट करके लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली कॉरपोरेशन बनता है। इसमें डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उसके एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7631399189। ठीक है जी। ओके, थैंक यू।